हेलो गाइस, वेलकम बैक। सॉरी। तो आज हम आप लोगों के सामने और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये आपके पॉलिटी का पार्ट है, आपके सिविक्स का पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सीखने को हमें मिलेंगी, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लेंगे, कौन कौन सी फॉर्म होती है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। देखो, हम पर्टिकुलरली किसी एक सेटअप के अंडर इस वक्त है, यानी कि हमारी कंट्री को ही एक गवर्नमेंट के थ्रू रन कर रही है। लेकिन डिफरेंट, जैसे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी हम देख लेंगे, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनका एक अलग अलग गवर्नमेंटल सेटअप होता है, जो एक अलग अलग एक फार्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे हम आज का टॉपिक। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा एक गवर्नमेंट क्या होती है। भाई, गवर्नमेंट क्या होती है? किसी भी कंट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सोसाइटी, किसी भी चीज़ को रन करने के लिए एक पीछे गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी कंट्री ऐसे ही रन नहीं करती है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। डिस्पाइट, यानी कि कोई भी कंट्री हो, ठीक है, दुनिया में कोई भी कंट्री हो, उसके पीछे उसको रन करती है, गवर्न करती है। कौन करती है भाई? एक गवर्नमेंट गवर्न करती है, ओके। सो उसके बाद अगर आप यहाँ पे मैंने लिखा होगा, एक सेकंड। सो गवर्नमेंट इज ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू मैनेज एंड रेगुलेट, चाहे कम्युनिटी हो, कंट्री हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है। देखो, कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है, तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इंडिया की बात कर लेंगे, इंडिया में भी एक गवर्नमेंट है। इंडिया में भी गवर्नमेंट है जो हमारे लिए लाज बनाती है, जो हमारे लिए लाज लाती है, जो कि हम देख रहे हैं। पार्लियामेंट में हमारी बिल्स बन जाती है, पार्लियामेंट में कानून बन जाता है, ठीक है। वही पास होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और उसके बाद एक जुडिशल बॉडी भी होती है। कुल मिला के ये हिंदुस्तान की मैंने बात बोली, लेकिन हर एक कंट्री का ओवरऑल अगर गवर्नमेंट के पिलर्स की बात कर लेंगे, गवर्नमेंट के पिलर्स की बात कर लेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा एक लेजिस्लेटिव पार्ट, ओके। हालांकि कई कई कंट्रीज़ में ये दो ओवरलैप करते हैं, जैसे कि इंडिया में, लेकिन कहीं कहीं कंट्रीज़ में एग्जीक्यूटिव पार्ट और लेजिस्लेटिव पार्ट सेपरेट भी होता है। और है जुडिशियल पार्ट। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट आपको खुद समझ आ जाएगी, और फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव पार्ट होगा या लेजिस्लेटिव ब्रांच जो होगी, ये कौन सी ब्रांच होगी? किसी भी कंट्रीज़ में, कोई भी कंट्री जहाँ पे लॉज बनते होंगे, जहाँ पे पॉलिसी डिस्कस होती होगी, जहाँ पे पॉलिसी डिस्कस होगी, पॉलिसी बनेगी, लॉज बनेगा, लॉ मेकिंग बॉडी को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। लॉ मेकिंग बॉडी को लेजिस्लेचर बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, हिंदुस्तान के लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। ये नोट करके रखो आप, ठीक है। हिंदुस्तान के लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। इसी तरह जापान में जो लॉज बनाती है बॉडी, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उसको डाइट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया है। आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है, ओके। सो जापान में जो लॉ बनाती है उसको हम डाइट बोलते हैं, और इसी तरह जो यूएस में लॉ मेकिंग बॉडी है उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो कहने का मकसद और मुद्दा ये है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट के अंदर। फिर उसके डिफरेंट उसके नेम्स होंगे, जैसे कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट बोलते हैं, यूएसए में हम उसको कांग्रेस बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं। लेकिन एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो लॉज बनाती है, जो फ्रेमवर्क, जो एक रूल सेट करती है, रेगुलेशंस बनाती है कंट्री को गवर्न करने के लिए। किस तरह से लोग वहाँ पे रहे, लोगों के क्या हुकूक है, लोगों के ऊपर क्या हुकूक है कंट्रीज़ के, ओके। उसके बाद होती है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे कि हिंदुस्तान की बात कर लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप देख लोगे, मिनिस्टर्स बनते हैं। वो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है। कहीं कहीं पे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, हाँ।
यूएसए में भी आप देखोगे वहाँ पे प्रेसिडेंट्स, ठीक है, वो आगे हम पढ़ लेंगे, उसको पढ़ना है हमने, वही फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ब्रॉड आउटलाइन देता हूँ कि एक गवर्नमेंट के मेन 3 पिलर होता है, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच। लेजिस्लेटिव में लाज बन जाते हैं, उन्हीं लाज को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ठीक है। इसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हिंदुस्तान में देखते हैं किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगी ग्राउंड लेवल में, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, ओके, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद एक जुडिशियल ब्रांच होती है। जुडिशियल ब्रांच में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। फिलहाल जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने इंडिया में देखा है, हम उस चीज़ को बोलेंगे, ओके। तो जुडिशियल ब्रांच हर एक कंट्री में होगी। क्यों होती है जुडिशियल ब्रांच? ये चेक्स एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। कहीं लेजिस्लेटिव बॉडी कहीं अपने काम से बाहर तो नहीं गई, कहीं इसने अपनी हद तो पार नहीं की। लेजिस्लेटिव ब्रांच को ताकत है, लेजिस्लेटिव ब्रांच इज एम्पावर्ड टू मेक द लॉज। लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास पावर है कि वो कानून बनाए, लेकिन कितना बड़ा कानून बनाएगी उसके लिए भी एक सेटअप है। जैसे कि हमारे आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक सेटअप लाइन्स दिया है कि भाई गवर्नमेंट यहाँ तक आप लाज बना सकते हो, इससे बाहर आप नहीं जा सकती हो। हर एक कंट्री का एक अपना सेटअप होता है, हर एक कंट्री के एक अपने रूल्स होते हैं कहाँ तक एक गवर्नमेंट लाज बना सकती है। यानी कि गवर्नमेंट का मतलब एक लेजिस्लेटिव बॉडी कहाँ तक अपनी लाज बना सकती है। उसके बाद जुडिशियल ये भी देखे कि क्या एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है या नहीं। तो ये है जुडिशियल का कुल मिला के मोटिव, ओके। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मैंने आपको गवर्नमेंट का रखा। हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो चलिए उस पर आते हैं हम। चलिए, तो गवर्नमेंट को मैंने आपको समझा दिया कि गवर्नमेंट की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, क्या किस लिए? इम्प्लीमेंट कर लेना वही लॉज जो बने हैं, इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स लॉज। अब यहाँ पे आपको समझ की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट, जो मैंने आपको बता दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि कैबिनेट होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो हिंदुस्तान में होते हैं, ओवरऑल कैबिनेट एक होती है जो इम्प्लीमेंट करती है लॉज को, ओके, एनफोर्स करती है लॉज को। उसके बाद लेजिस्लेटिव ब्रांच कौन सी होती है भाई? ये लॉज बनाती है, लॉ मेकिंग है, इट क्रिएट्स द लॉज, पॉलिसीज, ओके। जैसे कि कांग्रेस, अभी देखो कहाँ पे है, यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट बोलते हैं, ओके। और जापान में यहाँ पे ऐड करोगे आप, बहुत बार पूछा गया है, डाइट बोलते हैं। जापान के लेजिस्लेटिव ब्रांच को, जापान के लेजिस्लेचर को बोला जाता है डाइट, ओके। और लास्ट पे हमने देखा थर्ड ब्रांच कौन सी थी? जुडिशियल ब्रांच। किस लिए? ये इंटरप्रेट करती है लॉज को। कहीं पे अगर टसल होगा, कहीं पे कुछ समझ ना आ जाए, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए जुडिशरी होती है। वो टेक्निकलिटीज़ देखती है इस लॉ की क्या क्या है, एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। और ज़्यादातर डिस्प्यूट्स अगर होंगे आपस में, उसके लिए कोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, जिसको जुडिशियल ब्रांच में रखा गया है, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई मसला नहीं यहाँ तक, ओके। सो गवर्नमेंट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। अब गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स होती है। कहीं पे डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, कहीं पे डेमोक्रेसी होगी, कहीं पे मोनार्कीज होंगे, ओके, कहीं पे क्वीन किंग टाइप का होगा, कहीं पे अथॉरिटी जो है रूल करेगी, ओके। तो कहीं पे फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हम नीचे देखेंगे, कहीं पे रिपब्लिक हम देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें, इसी चीज़ को हमें नीचे डिस्कस कर लेना है, ओके। तो चलिए, सबसे पहली फॉर्म गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी, सबसे पहली फॉर्म गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से निकला है। देखो आपको इसको कहाँ से याद करना है, एक कहाँ से वर्ड निकला है, जो अगर कहीं पे होगा तो मैंने वो लिखा होगा, ओके। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे चल रही है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना, अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। ओवरलेप हो सकती है, एक कंट्रीज में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, ओके। ये याद रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस कंट्री में कौन सा सेट ऑफ, कौन सी फॉर्म गवर्नमेंट की एग्जिस्ट कर रही है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है। डेमोस मीन्स पीपल एंड कैरेटस मीन्स पावर। सो सिंपली डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे पीपल का रूल हो, जहाँ पे रूल ऑफ पीपल हो, ओके। लेकिन यहाँ पे पीपल डायरेक्टली भी रूल करते हैं, कहीं कहीं पे इनडायरेक्टली भी रूल करते हैं। सो उसी को देख के हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आपको समझ आया कि ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे लोगों के अंदर ही पावर होता है, वेयर द पावर इज वेस्टेड विद इन द पीपल।
हु रूल एदर डायरेक्टली और थ्रो फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको इनडायरेक्टली बोलेंगे फिलहाल हम, ठीक है। तो अब आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा क्यों, क्योंकि हमारे पास हमारे आंखों के सामने ये चीज़ें हो रही है, हमारे गवर्नमेंट में, हमारे सेटअप में, हमारे आजू बाजू जो है ये चीज़ें हो रही है। तो पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पे सिटीजन जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट होते हैं डिसीजन मेकिंग में। फिलहाल इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आप यहाँ ही रखो, क्योंकि पहले आपको ये समझ नहीं आएगी। हम पहले आ जाएंगे अपनी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, जिसको दूसरा नाम दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या करते हैं, वोट तो हम करते हैं भाई, लेकिन हमारे बिहाफ पे क्या हम अपने लॉज खुद बनाते हैं? क्या हम अपने डिसीजंस खुद बनाते हैं? क्या हम खुद के लिए पॉलिसी लाते हैं? नहीं लाते हैं, लोग नहीं लाते। तो हमारे लिए लॉज कौन बनाता है? हमारे पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? हमारे डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको हमने वोट किया है, जिनको हमने पार्लियामेंट में भेजा है, वो हमारे लिए वोट कर रहे हैं, जो वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं, जो हमारे एमपीज है वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। तो दैट मीन्स आपने, आपके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, आपके बिहाफ पे कोई पॉलिसी बनाता है, आपके बिहाफ पे कोई डिसीजन बनाता है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और वो आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि आप डायरेक्टली डिसीजन नहीं बनाते हो, लेकिन डिसीजन वही लेगा जिसको आपने अपना हक दिया है, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाएगा। ओके। और एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग ही आके डिसीजन बनाते हैं, जहाँ पे लोग ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन लेते हैं, लोग ही सोचते हैं क्या बेहतर होगा, क्या हमारे लिए ठीक होगा, वो डिसीजन लोग लेते हैं, उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल, इसकी जीतती जाती है एक एग्जाम्पल है स्विट्ज़रलैंड। ओके। Switzerland is also known for its direct democracy. Citizens frequently vote on the referendums and the initiatives. Direct democracy में referendums होते हैं, initiatives कोई होगा, उस पर लोग जो है वो वोट करते हैं। ओके। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मैंने आपको समझा दिया। यूएसए में भी ये एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान में भी एग्जाम्पल है। यूएस यूनाइटेड स्टेट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन्स इलेक्ट कांग्रेस मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। कांग्रेस क्या होता है? लेजिस्लेटिव मेंबर्स। जैसे कि हम यहाँ पे अपने एमपीज़ को चुन रहे हैं, अपने एमपीज़ को इलेक्ट कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक डेमोक्रेसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी टाइप आएंगे हम, सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिपब्लिक गवर्नमेंट। ओके। यह एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इन विच द कंट्री इज़ कंसिडर्ड ए पब्लिक मैटर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी स्टेट, हमारी कंट्री को एक पब्लिक मैटर माना जाता है। पब्लिक मैटर यानी कि इम्पॉर्टेंस होती है पब्लिक की। किसकी होती है? एंड हेड ऑफ स्टेट इज़ यूजुअली एन इलेक्टेड ऑफिशियल। देखो, दो होता है, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, चूँकि यहाँ पे आपको बिल्कुल टच ही करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, वरना मैं एक बड़ा इस पर लेक्चर बनाता। एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है हेड ऑफ स्टेट, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताना है। हिंदुस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट। रिपब्लिक टाइप ऑफ कंट्रीज़ में जहाँ पे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, वहाँ हमारा स्टेट का हेड जो है, चलो प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्ट होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव से ही हम उठाते हैं, उसी को बनाया जाता है फिर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट भी यहाँ पे इलेक्ट होता है रिपब्लिक में। अगर रिपब्लिक नहीं होगी, नॉन रिपब्लिकन कंट्रीज में क्या होता है, ये अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट। ओके। सो सॉरी, चलिए, ये मोनोआर्क नहीं होता है, जैसे कि हम देखेंगे मोनोआर्क नहीं होता है, बल्कि इसको भी इलेक्ट किया जाता है। कैसे इलेक्ट किया जाता है? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे कौन, सिंपली बात यह है कि कौन से लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं? हम तो बोल रहे हैं कि हम एक रिपब्लिक कंट्री है, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री, लेकिन हमने कभी अपने प्रेसिडेंट को चुना नहीं, कभी हमने प्रेसिडेंट पे वोट नहीं डाला। क्या आप लोगों ने डाला? नहीं डाला। लेकिन इनडायरेक्टली हम डालते हैं वोट। कैसे डालते हैं? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो वोट करते हैं प्रेसिडेंशियल वोट के लिए, ठीक है ना। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते हैं और फिर प्रेसिडेंट बन जाता है। इस तरह से इनडायरेक्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली हम प्रेसिडेंट
को इलेक्ट करते हैं। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट मोनोआर्क भी होता है जो इलेक्ट नहीं होता है, उसको हम रिपब्लिक नहीं बोलेंगे। सिंपली रिपब्लिक स्टेट वो होती है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है, एग्जाम्पल फ्रांस, ए रिपब्लिक विद एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। और हिंदुस्तान में भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। पहले ही मैंने बोला कि हमारे पास डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। एक कंट्री में दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, तीन भी हो सकती है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये सिंपल सी आप याद रखेंगे। ओके, मोनार्की की बात करेंगे। मोनार्क या इसको मोनार्ची भी बोल सकते हो आप। इस सिंपली बात है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सिंगल पर्सन रूल करता होगा, जिसको बोलते हैं मोनार्क। ओके, रूल्स द कंट्री यूजुअली फॉर लाइफ एंड बाय हेरिडिटरी राइट्स। सिंपल अगर आपको याद रखना है तो आप मुगल रूल को याद रखो। मुगल रूल को याद करो, किस तरह से जो उनका थ्रोन है वो असेंड होता था वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को अपना तख्त जो है वो देते हैं। ओके, कौन? मोनोआर्क सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे एक ही बंदा रूल करेगा, एक ही इंसान के अंडर पूरी कंट्री गवर्न करेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे दो टाइप्स आपको मिलेंगी, एब्सोल्यूट मोनार्क और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, देखो, जो एब्सोल्यूट मोनार्ची या मोनार्क बोलो आप, द मोनार्क हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट पावर। जो एब्सोल्यूट होता है इसके पास पूरा कंप्लीट पावर होता है, जो चाहिए जो मन में इसके आए वो कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है सऊदी अरबिया, वेर द किंग हैज़, यहाँ पे किंग होता है, मोनार्क को किंग बोला जाता है। सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड द गवर्नेंस एंड द लॉज, यानी कि कंट्री को गवर्न करने के लिए कंट्रीज में क्या लॉ इन्फोर्स होगा वो मोनार्क के पास, किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है इसमें जो पावर होता है लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है? क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज ऑफन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम भी एग्जिस्ट होता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करता है। ओके, एग्जाम्पल इसकी बात कर लेंगे, यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड किंगडम, एग्जाम्पल की बात कर लो, यूनाइटेड किंगडम वेयर द मोनार्क्स रोल इज लार्जली सेरेमोनियल एंड पार्लियामेंट होल्डर्स लेजिस्लेटिव पावर। किंग होता है यूके में भी, लेकिन वो एक सेरेमोनियल होता है, ट्यूटोरियल हेड होता है। ओके, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर जो होता है यहाँ पे पार्लियामेंट के पास होता है, जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। ओके, यहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी के पास पावर होता है, लॉज बनाती है। किंग के पास भी थोड़ा पावर होता है। ओके, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है, जो किंग बोलेगा वही उसका लास्ट वर्ड होगा, उसी के अंडर पूरी की पूरी कंट्री जो है वो गवर्न होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अथॉरिटेरियनिज्म। ओके, यहाँ पे अथॉरिटी रूल करती है भाई, अथॉरिटी, टोटल अथॉरिटी रूल कर नहीं, दो टाइप है, टोटलिज्म बाद में देख लेंगे, पहले अथॉरिटेरियनिज्म की बात कर लेंगे। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रांग सेंट्रल पावर, यहाँ पे सेंटर के पास स्ट्रांग पावर होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, बड़ी स्ट्रांग होती है, एंड लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया, सबको पता होगी, बिल्कुल यहाँ पे जो किंग बोलेगा वही चलेगा। एन अथॉरिटेरियन रिजीम व्हेन विद ए सिंगल पार्टी रूल, ठीक है, वेर डिसेंट इज सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि लोग जो है ना, पीपल जो है ना, वो रिजेंटमेंट नहीं दिखा सकते गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे सिंगल पार्टी रूल चल रहा है, एक ही पार्टी रूल कर रही है, और इसको हम जैसे कि नॉर्थ कोरिया में हम देख रहे हैं, और इसी को हम अथॉरिटेरियनिज्म बोलेंगे। चाइना की बात कर लेंगे, चाइना में भी सेम चल रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेट है गवर्न बाय द चाइनीज, यहाँ पे कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है। इनके एग्जाम्पल याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल एंड, और ये पार्टी पॉलिटिकल राइट्स है इनके पास, सिविल राइट्स है इनके पास। ओके, इसी में और एक टाइप है टोटलिटेरियनिज्म। ओके, सिंपली बात याद रखो, इसमें नाजी जर्मनी, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं, इसमें कंप्लीट होता है, यानी कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अथॉरिटी की अगर बात कर लेंगे, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरिज्म की बात कर लेंगे, तो ये मिलेगी आपकी टोटलिटेरियनिज्म। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली याद रखो, हिटलर के ज़माने में जर्मनी आप याद रखो। ठीक है, उस वक्त टोटलिटेरियनिज्म था यहाँ पे। ओके, अब देखो और एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
ऑलिगर्की। ओके, ऑलिगर्की में क्या होता है, ऑलिगो मीन्स याद रखना फ्यू, ठीक है, ऑली फ्यू या एफ यू, ओलिगो मीन्स एफ यू। तो यहाँ पे नाम से ही पता चलता है रूल कौन करेगा, फ्यू पीपल, ठीक है, चंक ऑफ पीपल, कुछ एक स्पेशल ग्रुप जो है उसके पास पावर होगा गवर्नमेंट का। ए गवर्नमेंट इन विच पावर रिजाइड्स विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, यानी कि छोटा एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर होगा। अब किस ग्रुप के पास पावर होगा, जिसके पास वेल्थ होगी, फैमिली टाइज होंगे और मिलिट्री कंट्रोल, इन्हीं लोगों के पास यहाँ पे पावर होता है ऑलिगर्की में। ओके, तो एग्जाम्पल है रशिया, रशिया इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में क्या होता है, थियोक्रेसी में रिलीजियस पॉलिसीज बन जाती है, यानी कि रिलीजियस लॉज के अंडर क्या होता है, पूरी की पूरी कंट्रीज जो है गवर्न होती है। ये सेक्युलर कंट्रीज नहीं होती है, बल्कि ये थियोक्रेटिक कंट्रीज होती है, रिलीजियस कंट्रीज होती है। ओके, डेफिनेशन की बात कभी पूछा जा सकता है, सेक्युलर का अपोजिट क्या आएगा, थियोक्रेसी। A system of government in which priests or the religious leaders control political authority and religious laws is used, ठीक है, यहाँ पे जो अगर लीगल अथॉरिटी मिलेगी तो रिलीजियस लॉ से मिलेगी, लीगल रिलीजियस लॉ को ही लीगल अथॉरिटी है, लीगल सैंक्शंस है भाई किसके पास ही, सिर्फ रिलीजियस लॉ के पास ही, यानी कि रिलीजियस लॉ के बाहर जो भी चीज़ है वो यहाँ पे इलीगल है। ओके, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल है कोई कंट्री, बिल्कुल है, ईरान में देखोगे आप, वेटिकन सिटी में देखोगे आप। ओके, ईरान में क्या होता है, थियोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर सुप्रीम लीडर होल्ड सिग्निफिकेंट पावर एंड लॉज आर बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ओके, इस्लामिक प्रिंसिपल्स। एनार्की की बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी रूल नहीं करता है। एनार्की एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट होती ही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, ए स्टेट ऑफ सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट और अथॉरिटी, यहाँ पे कोई रूल नहीं होता है, नो रूल नो अथॉरिटी, ऑफन रिजल्टिंग। ये क्यों बन जाता है, ये कब होता है, जब कोई कोलैप्स होगा, जब कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कोलैप्स होगा, जब कोई पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल डिसऑर्डर होगा, वहाँ पे एनार्की प्रिवेल होती है। ओके, जैसे हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है, सोमालिया में हुआ है 1990s में, लीबिया में पोस्ट गद्दाफी। ओके, आफ्टर द फॉल ऑफ म्यांमार गद्दाफी, लीबिया फेसेस सिग्निफिकेंट इंस्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो एनार्की हुई है प्रिवेल दुनिया में, हुई है। सोमालिया 1990s में, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है, कोई पावर नहीं रूल कर रहा था। लीबिया में भी पोस्ट गद्दाफी के बाद कुछ टाइम एनार्की रही। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ सोशलिज्म। अब ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया, बस इसमें एग्जाम्पल याद रखनी है, ज़्यादा कुछ खास फिर करना नहीं है। सोशलिज्म, सोशल का मतलब ही होता है वेलफेयर। ओके, सोशलिज्म का मतलब है वेलफेयर, यहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट होती है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम बनाना जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इंडस्ट्रीज़ को, रिसोर्स को, किस लिए, इक्वलिटी और पब्लिक वेलफेयर। क्या हिंदुस्तान की कंट्री है, बिल्कुल, इंडिया, हमारी इंडिया की जो कंट्री है ये सोशलिस्ट कंट्री भी है, ये रिपब्लिक कंट्री भी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमारे प्रेम्बल में भी है, ठीक है, तो सोशल इंडिया इज ए सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, तो सोशलिज्म, यहाँ पे कंट्री जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है काम कर रही है लोगों के लिए, लोगों को इक्वलिटी लाने के लिए, लोगों में पब्लिक वेलफेयर लाने के लिए, लोगों में पब्लिक वेलफेयर लाने के लिए। अगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात देखेंगे हम, क्यूबा, ओके, और वेनेजुएला, ये दो इंपॉर्टेंट आप एग्जांपल्स इसकी याद रख सकते हो। अब है 10th क्वेश्चन, दिस इज 10th फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म। यहाँ पे मैं इसका एक शार्ट एक नोट आपको दूंगा, यहाँ पे ब्रीफ कर लूँगा इसके बारे में। देखो फेडरलिज्म क्या होता है, अगर हिंदुस्तान में भी आप देखोगे एक सेंटर होता है, दूसरा स्टेट होता है। जैसे हम अपने एक स्टेट का इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, एक सेंटर का इलेक्शन होता है, यहाँ पे एमपीज़ होते हैं, पार्लियामेंट होता है, सेंटर में क्या होता है भाई, पार्लियामेंट होता है। ओके, यहाँ पे एमएलएज होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है। कुल मिला के सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर पावर डिवाइड है, अगर वेल डिफाइन है
कि स्टेट के पास क्या पावर है, स्टेट कहाँ कहाँ पे लॉज बना सकती है, किन किन मुद्दों पे स्टेट बात कर सकती है। अगर वेल डिफाइंड पावर्स है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, वेल डिफाइंड पावर्स यानी कि स्टेट के पास अलग से पावर है, सेंटर के पास अलग से पावर है। अगर हिंदुस्तान ने किसी भी गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई सेंटर के पास ये पावर्स होना चाहिए, स्टेट के पास ये पावर्स होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कुछ नहीं है, फेडरलिज्म सिंपली देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सेंटर जो है हमारी या यूनियन गवर्नमेंट जो है ये क्या काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या पावर है इसके पास, क्या क्या लॉज बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे, 7th शेड्यूल में बाज़ाफ्ता लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हाँ वो अलग बात है, कभी इमरजेंसी में एक यूनिटरी स्टेट की तरह ये एक्ट करता है। ये ट्रू फेडरलिज्म नहीं है। इंडियन फेडरलिज्म इज़ नॉट ए ट्रू फेडरलिज्म। बस मैंने समझाने के लिए आपको ये थोड़ा बता दिया था। अब कहाँ पे फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है ये हम देख लेंगे। तो देखो ये डेफिनेशन इसकी है, पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिवाइड्स पावर बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट्स। हिंदुस्तान में हम स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल यूनिट्स सच ए स्टेट गवर्नमेंट हो या प्रोविंसेस भी कहीं कहीं बोला जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में बिल्कुल फेडरलिज्म है, ट्रू फेडरलिज्म है यूनाइटेड स्टेट्स में। पावर इज शेयर्ड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद ए कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि यहाँ के आइन ने, यूएसए के आइन ने पहले ही बता दिया है सेंटर के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है। कोई एक दूसरे के पावर को ओवरलैप नहीं करता, कोई भी आपस में इंटरफेयर नहीं करता, कोई भी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फेडरलिज्म। कनाडा में सिमिलर टू द यूएस, कनाडा हैज़ ए फेडरल सिस्टम वेयर प्रोविंसेस हैव कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। ओके, तो ये था कुल मिला के आज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट और एक टॉपिक कर लेंगे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सलाट। बस ये इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा तो और पढ़ना भी नहीं है आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।